नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीआईयू की टीम ने किया विक्टोरिया का निरीक्षण। 225 बेड का अस्पताल बनाने के लिए विक्टोरिया में होना है निर्माण कार्य। मारूताल कटंगी रोड पर हुई चाकूबाजी में घायल युवक की मौत। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शुरू की कार्यवाही। तिलहरी क्षेत्र में वृद्ध चौकीदार की हुई नशंस हत्या, जांच में जुटी पुलिस। जल्दी ही जिला अस्पताल के मरीजों के बिस्तरों की संख्या 225 हो जाएगी। अस्पताल में होने वाले निर्माण कार्य के तहत व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए इंजीनियर्स का दल आया है और उनके द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया। विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों के बिस्तरों की संख्या 225 होने वाली है। इसके लिए पीआईयू की टीम विक्टोरिया अस्पताल पहुंची और निरीक्षण किया। सिविल सर्जन ने बताया कि इंजीनियर्स की टीम ने जायजा लेकर चर्चा की है और उनके द्वारा जल्दी इसका कार्य आरंभ किया जाएगा। 225 बेड के हॉस्पिटल तो बन रहा है, उसके लिए पीआईयू से इंजीनियर लोग आए हुए हैं। जो काम चालू होना है कि यहाँ डिसमेंटल करना है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। सर, ये बात की जाए टीम ने अब तक क्या क्या देखा और क्या निष्कर्ष निकला इसमें? जितने मैटर थे सॉर्ट आउट हो गए हैं और एक मैटर था जो एनआरसी का था, वो प्रॉब्लम जा रहा था जिसको कि अपन मनमोहन नगर में शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें सहमति बन गई है। सर, टीम कहाँ से आई है और कब तक रुकेगी? टीम तो पीआईयू की टीम है, पर जो बिल्डर इसको बना रहा है वो भोपाल की एजेंसी है। वहीं एनआरसी को मनमोहन नगर में शिफ्ट किए जाने पर भी सहमति बन गई है। लंबे अंतराल के बाद जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में करीब 1 करोड़ रुपयों के कार्यों का वित्तीय अनुमोदन किया गया। बैठक में जिला रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन विशेष रूप से मौजूद रहे। कोरोना काल के चलते लंबे समय बाद जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई। रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में करीब 1 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों की वित्तीय अनुमति प्रदान की गई। इनमें विक्टोरिया एल्गिन की पुताई कार्य सहित वार्डों की मरम्मत के कार्य शामिल है। ऑक्सीजन और सक्शन की हमारी नई लाइन लगानी है, हमारा एसडी नया शुरू हो रहा है सर दोबारा से, तो उसमें हमको सर्टिफिकेट लकड़ी 3 में नया एसी लगाना 1.5 टन का, उसमें भी सर करीब 50,000 खर्च होगा। दूसरा सर 2,000 शीट्स की। आज बहुत लंबे अंतराल के बाद रोगी कल्याण समिति की मीटिंग हो पाई है। कोविड के कारण ये मीटिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 2 बड़े चिकित्सालय विक्टोरिया और एल्गिन, इसके बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रहते हैं जो रोगी कल्याण समिति में ही इसका डिस्कशन होके और माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा और जो बाकी सदस्य हैं हमारे, उनके द्वारा अप्रूव होता है, जिससे वित्तीय हो या प्रशासनिक हो, बहुत से मुद्दे आज डिस्कशन में आए और इसको हम समिति ने अप्रूव किया है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो शासन से मदद नहीं मिलती, तो रोगी कल्याण ही एक ऐसा साधन होता है जिसके पैसे से हम वो कार्य अस्पतालों में करा पाते हैं। तो करीब 1 करोड़ के आसपास के वित्तीय अनुमोदन लेने थे, जो समिति ने आज अनुमोदन कर दिए हैं। और अब वैसे हर माह ये मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन विभिन्न कारणों से मीटिंग यदि नहीं हो पाती है तो 1-2-3 महीने के अंतराल से होती है। तो आज मीटिंग में सभी सदस्य उपस्थित थे और जो भी मुद्दे रखे गए, जो भी वित्तीय अनुमोदन लेने थे, वो सभी अनुमोदन कर दिए गए हैं और उसी के अनुसार अब दोनों चिकित्सालयों में कार्य कराया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अब हर महीने बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि छोटे मोटे खर्चों के लिए लंबा इंतजार ना रहे। कोर्ट का आदेश जेल तक पहुंचने में अब विलंब नहीं होगा। दरअसल एक नई व्यवस्था के तहत ईमेल से बंदियों की रिहाई के ऑर्डर भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद जबलपुर सेंट्रल जेल में बंद अन्य जेलों के कैदियों को सजा पूरी होने या फिर जमानत पर रिहा किए जाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जेल में बंद अन्य जिलों के कैदियों को सजा पूरी होने और जमानत पर रिहा होने के लिए कोर्ट के आदेश का जेल पहुंचने के लिए ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब कोर्ट के आदेश ईमेल के जरिए सेंट्रल जेल में पहुंचेंगे, जिसके बाद कैदियों को रिहा किया जा सकेगा। इसके पूर्व कोर्ट से आदेश होने के बाद हार्ड कॉपी जेल तक पहुंचने में समय लग जाता था, लेकिन इस नई व्यवस्था से कैदियों को भी राहत मिली है। भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने विशेष व्यवस्था बनाई है
फास्टर व्यवस्था की हुई है, विशेष स्पेशल ईमेल है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही जेलों को प्राप्त होगा। अगर वो फैसला कॉपी प्राप्त होती है, निर्णय प्राप्त होता है, जो भी आदेश प्राप्त होता है, तो वो ऑथेंटिक माना जाएगा, प्रमाणिक माना जाएगा, क्योंकि वो बहुत सुरक्षित है और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। ऐसे ही इसी प्रकार से निचली अदालतों को भी निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अब ईमेल के माध्यम से रिहाई प्राप्त होगी और उस पर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। पहले क्या था कि जमानत आदेश हो जाते थे, कुछ जानकारी हमको नहीं रहती थी, मगर अब ऐसे निर्देश हैं कि जमानत अगर किसी बंदी की होती है तो 7 दिन तक हमें इंतज़ार करना है कि उसका रिलीज ऑर्डर आ जाए। अगर नहीं आता है तो हमको ये निर्देश प्राप्त है कि आप डालसा और सालसा जो विधिक सहायता दी जाती है वहाँ पे हम सूचना भेजें, जिससे कि वो बंदी क्यों नहीं रिहा हो पा रहा है उसकी जानकारी हो सके। तो रिहाई अब NIC के माध्यम से जो MP गवर्नमेंट का जो ईमेल है, रिहाई उसी के माध्यम से एक्सेप्ट होगी और प्रमाणिकता के साथ अब रिहा किया। 20 मार्च को वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इसी सिलसिले में कलेक्ट्रेट परिसर में लोधी समाज और कर्मचारी संगठन की बैठक संपन्न हुई। संगठन के सदस्यों ने बताया कि रानी अवंतीबाई की जन्मस्थली बरगी के ग्राम मनकेड़ी में बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल होंगे। कार्यक्रम में लोधी समाज की विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनकेड़ी ग्राम बरगी डैम के पास में मनाया जा रहा है, जिसमें 1857 की लड़ाई, प्रथम लड़ाई, स्वतंत्र संग्राम प्रथम महिला जिनने लड़ी थी, उनकी गाथा जो भी है बहुत रामगढ़ मंडला से शुरू होती है। जबकि उनने अपने देश के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी और जब अंग्रेज़ों ने उनको घेर लिया था तो स्वयं की कटार से मारकर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए गए थे। उसी के उपरांत लोधी समाज बलिदान दिवस मनाती है 20 मार्च को और सभी से निवेदन करते हैं स्वजाति बंधुओं से कि अधिक संख्या में महिलाएं हों या बच्चे हों या पुरुष हों या मात्र बहन भाई जो भी हैं, सभी को पहुंचने का निवेदन करता हूं, अधिकांश संख्या में पहुंचें। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया और इनकम टैक्स चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा अभियान की भी शुरुआत की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा अभियान का भी शुभारंभ हुआ। राजनीति में शुचिता का प्रत्यक्ष स्वरूप यदि किसी को देखना हो तो वो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के जीवन में, उनके चरित्र में दिखाई पड़ता है। एक राजघराने के होने के बावजूद भी सामान्य लोगों के बीच में मिलते मिलाते और पूरे देश के अंदर अनेक दायित्वों का निर्वाह करते हुए और हर दायित्व में अपनी अमिट छाप छोड़ते हुए इस व्यक्ति ने पूरे विश्व के अंदर भारत का गौरव बढ़ाया। आज उनकी 78वीं जयंती के निमित्त हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सिंधिया परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम उस शख्सियत को यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए उनकी जयंती पर, जिनने अपने कार्यकाल में हर पद पर रहकर ऊंचाइयों को छुआ और अच्छे कार्य किए, चाहे रेल मंत्री में हो चाहे नागरिक उड्डयन में हो। आज माधवराव सिंधिया जी की जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उसी मार्ग पर उनके सुपुत्र श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चलकर ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। एक श्रेष्ठ पुरुष जो कि महलों से निकल के जनसेवा में आए और उनका नाम जाना जाता जब वो रेल मंत्री थे। पूरे भारत के स्टेशनों पर उन्होंने विकास किया और बहुत ही महान आत्मा थे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हमारे प्रेरणापुंज मार्गदर्शक पूर्व केंद्रीय मंत्री महाराज श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की 78वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनका स्मरण किया गया, पुष्पांजलि अर्पित की गई। जबलपुर सिंधिया पार्क में उनकी स्मृति में एक निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा अभियान का शुभारंभ भी किया गया है। जो 2012 में किया गया था उसको दोबारा फिर 2.0 करके हमने जो बच्चियां हैं उनके लिए विशेष रूप से ये अभियान का शुभारंभ किया है। श्रीमंत माधवराव सिंधिया सदैव यही चाहते थे कि हर बच्चा शिक्षित हो और विशेषकर नए ज़माने की तकनीक से वो इन चीज़ें सीखें।
हमारा यही उद्देश्य है कि समाज के अंतिम पंक्ति तक जो बच्चों ने कभी कंप्यूटर, लैपटॉप देखा भी नहीं है और उस बारे में जानकारी भी नहीं है, तो उनको हम लोगों ने बस्तियों में जाकर एक कैंप लगाकर उनको इसकी शिक्षा देंगे। इस अवसर पर माधवराव सिंधिया खेल अलंकरण पुरस्कार से इंटरनेशनल वुशु प्लेयर कृष्णिका गुप्ता को सम्मानित किया गया। कोरोना पॉजिटिव 2 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण मिल रहे हैं उनके टेस्ट कराए जा रहे हैं। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है। इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार होना सामान्य बात है। कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। कोविड पॉजिटिव 2 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य अमला सचेत हो गया है। संक्रमित दोनों व्यक्तियों को होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है। चिकित्सकों का कहना है कि जिन मरीजों में कोविड के लक्षण मिल रहे हैं उनका टेस्ट कराया जा रहा है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है। इस मौसम में सर्दी, खांसी सामान्य बात है। पैनिक होने की जरूरत नहीं, सिर्फ सतर्क रहना है। देखिए, अभी जैसा आप जानते हैं कि जो कोविड वायरस है उसके नए नए प्रकार उत्पन्न होते जाते हैं। ये सीज़न है जिसमें सर्दी, खांसी और बुखार बहुत होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोविड वायरस से मिलते जुलते वायरस भी इस समय संक्रमण फैला रहे हैं और उस कारण ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि मरीजों को कोई बहुत गंभीर लक्षण जो अपन ने कोविड में देखे थे बिल्कुल भी नहीं है। उनका एक्सरे चेस्ट हो, सीटी स्कैन चेस्ट हो, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उनको हम लोग होम आइसोलेशन में रख रहे हैं। और आपके माध्यम से पुनः जनता से अपील करते हैं कि कोविड के जो नियम बताए गए थे उनका गंभीरता से पालन करें, जिससे रोगियों की संख्या ना बढ़े। एक परसों और एक कल पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं, तो हम उसको नियंत्रित किए हैं। वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो बहुत डरने की बात नहीं है, लेकिन नियमों का पालन जरूर करें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जो मरीज डिमांड कर रहे हैं उन्हीं का कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। आवश्यकता पड़ी तो सैंपलिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी। मेथोडिस्ट चर्च की जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। ये जानकारी देते हुए द यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन ने बताया कि मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों के द्वारा भूमाफियाओं के साथ मिलकर मिशनरी की जमीनें बेचने का काम किया जा रहा है। मेथोडिस्ट चर्च की जमीनों को बेचने का षड्यंत्र किए जाने का आरोप लगाते हुए द यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि चर्च के पदाधिकारियों के द्वारा भूमाफियाओं के साथ मिलकर मेथोडिस्ट चर्च की जमीनों की खरीद फरोख्त का काम किया जा रहा है। इसको लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने पदाधिकारियों की जाँच करने के आदेश दिए हैं। ये जमीनें कोई बेच नहीं सकते, सिर्फ ये हम लोग संस्था के जो सदस्य लोग होते हैं उनके इस्तेमाल के लिए होती है, समाज के कल्याण के लिए होती है। इन्होंने बिल्डरों के साथ मिलकर के, शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर के गुमराह करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपने नाम रजिस्ट्रियाँ कर ली और नामांतरण भी करवा लिया। इस बात को लेकर हम लोग अब जागरूक हो गए हैं और मसीह समाज अब इस पे आगे बढ़ रहा है। जहाँ भी कोई ज़मीन बेची जाएगी हम लोग अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे धर्मगुरु हुआ करते थे, इनकी हम बातों को माना करते थे, इसलिए कभी हम लोग विरोध में नहीं आते थे। पर आज समय ऐसा आ गया है कि हर जगह देख रहे हैं ज़मीनें बिकती जा रही हैं, बिल्डर के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। जबलपुर में कम से कम 50% ज़मीनें बिल्डरों के हाथ बेच दी गई है। ऐसे कई खुलासे हम एक के बाद एक करेंगे, है ना, जिसमें ये खुलासा हम कर रहे हैं कि जिसमें कागज़ दिए हैं ये सब आरोपी हैं, मिली भगत इनकी ही है। इनके द्वारा अगर ये सांठगांठ नहीं करती, फर्जी दस्तावेज कलेक्टर के पास, कमिश्नर के पास, एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास नहीं जाते तो ये नामांतरण नहीं होता। पर इनकी सबकी मिली भगत है। इसकी जांच के लिए हमने डिमांड की है, आर्थिक अपराध को भी शिकायत की है। आज हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किया है। ये सारी जांचें जो हमने शिकायतें की उसकी विधिवत रूप से होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ये जो अवैध बिक्री हुई है, राज्य शासन के जो आदेशों की अवहेलना हुई है, उसके तहत इसकी जांच की जाए और जो जो इसमें दोषी पाया जाता है उन सबों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए। किस चीज़ की जांच चाहते हैं? इसमें जो चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है, ये प्रॉपर्टी चर्च के सदस्यों के सवाए किसी अन्य को नहीं बेची जाएगी। उसके बाद भी चर्च के पदाधिकारियों ने बिल्डरों को ये जमीनें बेच दी। सदस्यों ने इस मामले की जल्द से जल्द जांच कराने की मांग की है।
मारूदाल पुरानी बस्ती निवासी 21 वर्षीय युवक पर हुए प्राणघातक हमले के बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि मारूदाल स्थित कलारी के पास बीती रात सौरभ का कुछ लोगों से विवाद हुआ और उसने चाकू से उस पर हमला किया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मारूदाल थाना क्षेत्र में हत्या की दूसरी वारदात सामने आई है, जहां पर कटंगी रोड स्थित कलारी के आगे दीक्षित कॉलोनी के पास पुरानी बस्ती निवासी 21 वर्षीय सौरभ रैकवार का कुछ लोगों से विवाद हुआ था और बीती रात उन्होंने सौरभ पर चाकू से हमला कर दिया एवं लहूलुहान हालत में उसे सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए थे। क्षेत्रीय जनों की मदद से उसे अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान सौरभ की मौत हो गई। कल दिनांक को एक कलारी के पास चाकूबाजी की घटना हुई, जिस पर से सौरभ रैकवार की मृत्यु हो गई, जिस पर से तत्काल संज्ञान लेते हुए वहाँ पे मारूदाल पुलिस के द्वारा पतासाजी की गई और उसमें एक जो मुख्य आरोपी है राम कुमार, उसको हिरासत में ले लिया गया है, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसके साथ ही 2 और थे जिनकी पतासाजी जारी है। शीघ्र उसकी गिरफ्तारी भी आज संभवतः कर ली जाएगी। ये दोस्तों के साथ कभी भी होली खेलने गया तो कुछ भी कैसा हुआ, कुछ भी तो इनके साथ दुर्घटना हुई। किसी व्यक्तियों ने 2-4-6 जन ने मिलकर ऐसे ही उसके साथ चाकू से वार किया, तो उस समय से 10-5 मिनट में ऐसे कुछ हादसा हो गया तो दुर्घटना हो चुकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मारूदाल और बेलखेड़ा के बाद तिलहरी में भी वृद्ध चौकीदार की हत्या की घटना सामने आई है। 2 दिनों में कत्ल की ये तीसरी वारदात है। पुलिस के अनुसार मृतक गुलाब नाथ बरेला का रहने वाला था और संतोष पटेल के प्लाट में चौकीदारी करता था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। तिलहरी क्षेत्र स्थित ओवन क्लासिक के पास एक प्लाट में चौकीदारी करने वाले 65 वर्षीय गुलाबनाथ का रक्त रंजित शव उसके पलंग पर पाया गया। कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर गोड़ा बाजार पुलिस भी एफएसएल टीम के साथ पहुंच गई और मौके से साक्ष्य एकत्रित करने का काम शुरू किया। गोड़ा बाजार थाना टीआई विजय परस्ते ने बताया कि गुलाबनाथ के साथ वीरेंद्र मरावी और उनकी पत्नी भी रहती थी, जिन्हें रात में गुलाबनाथ ने उन्हें प्लाट से घर भेज दिया था और उसी के बाद गुलाब से मिलने आए उसके दोस्तों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। बहरहाल इसकी तफ्तीश की जा रही है। मृतक का लड़का जो है प्रीतम ये थाने पर पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि जो है उनके पिता गुलाबनाथ जो है 65 वर्ष की उम्र है, परसवाड़ा ग्राम बरेला में रहते हैं और पिछले 3 महीने से तिलहरी में जो है ओवन क्लासिक के बाजू में जो संतोष पटेल का प्लॉट है, उसके प्लॉट पर जो है चौकीदारी का काम करते थे। सुबह उन्होंने देखा कि जो है उनके पिता अंदर जो टीन शेड का टपरा बना हुआ है उसमें अमृत अवस्था में बिस्तर पर पड़े हुए हैं। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारीगण और हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं। घटनास्थल का मुआयना सीमांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साउथ संजय अग्रवाल साहब द्वारा किया गया है। माइक 9 सर के द्वारा किया गया है। एफएसएल अधिकारी बुलाया गया है। प्रारंभिक स्तर पर जो अब तक जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो है वो चौकीदारी का काम करता था और कल उनके साथ में जो है मृतक गुलाबनाथ के साथ में एक वीरेंद्र मरावी और उसकी पत्नी भी रहते थे। कल शाम को जो है जो मृतक है उसने उनसे कहा कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तुम लोग यहाँ से जाओ, हम लोगों को बैठना उठना ऐसा कुछ करके। उसके बाद वो चले गए थे, ऐसी जानकारी अभी तक मिली है। और सुबह जो है जब वो यहाँ पर आए हुए थे सब्जी लेने के लिए, तो वो दोनों को जो है मृतक बिस्तर पर मिला हुआ। उसके बाद उन्होंने जो प्लॉट के ऑनर हैं संतोष पटेल जी, उनको फ़ोन द्वारा सूचना दी और इस तरह से सूचना का प्राप्त होने पर हम यहाँ घटनास्थल पर हैं। अभी तक जो है मृत्यु का कारण अज्ञात है। 2 दिनों में कत्ल की इस तीसरी वारदात से शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। रांची के बड़ा पत्थर इलाके में 6 माह पहले हुई एक वृद्ध महिला की हत्या के मामले में फरार इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फरार आरोपी होली पर्व पर घर आया था, जिसकी जानकारी पुलिस तक पहुंच गई, जिसके बाद आरोपी को घेराबंदी कर दबोच लिया। रांची थाना क्षेत्र मेजर किराना स्टोर के पास रहने वाली 80 वर्षीय वृद्ध महिला बिंदिया बाई कोल की हत्या के मामले में फरार इनामी आरोपी शुभम कोल को रांची थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुभम कोल विगत 6 माह से फरार था और उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने 5000 रुपए इनाम की घोषणा की थी। पुलिस के मुताबिक होली पर्व पर शुभम के घर आने की जानकारी मुखबिर ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विगत साल
में नवरात्रि में एक मेजर किराना स्टोर रांची के पास में हत्या हुई थी। हत्या के बाद हत्या करने वाला आरोपी शुभम को फरार हो गया था। उसके प्रहारी के लिए मैंने न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया था और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करा करके प्रहारी की घोषणा करवाया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था गिरफ्तार करने वाले या सूचना देने वालों के लिए और मैं लगातार उसके लिए प्रयासरत था। अंततः अभी परसों रात में गश्त के दौरान ऐसी सूचना मिली कि वो होली त्यौहार मनाने के लिए आया हुआ है और उसके घर में जाकर के दबी थी तो भाग गया। फिर मैंने आसपास की अतराफ के फोर्स को बुलवाया, पूरा घेराबंदी करवाया और रात को करीब 3 बजे वो राउंड अप हो गया और माननीय न्यायालय में पेश करके उसको जेल दाखिल कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV।